हेलो एवरीवन, देखिए आज हमें करनी है गॉस लॉ की फिफ्थ एप्लीकेशन सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने 4 एप्लीकेशन की थी, वो आपको याद होंगी। तो उसमें जो हमने फोर्थ एप्लीकेशन की थी वो किसके लिए की थी? होलो स्फीयर के लिए। देखो, होलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो होलो स्फीयर होता है, चाहे वो कंडक्टिंग है और चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, अंदर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ आएगा? स्फीयर पे, सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ। और मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होता है उसमें कंडक्टिंग का केस सेम वही चलता है जो होलो का चला। होलो का कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, अगर वो अंदर से खोखला है तो आप खुद सोचो अंदर चार्ज कहाँ रहेगा? वो स्फीयर पे आ जाए, उसके सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में भी कंडक्टिंग होगा और एक होगा नॉन कंडक्टिंग। तो अगर सॉलिड का अगर कंडक्टिंग है तो उस केस में भी जो चार्ज होगा वो सारा कहाँ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तभी मैंने आपको बोला था कि जो होलो स्फीयर के लिए हमने किया था, ठीक है, वही सब कुछ सॉलिड के लिए होगा कंडक्टिंग के केस में। लेकिन अगर सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग है तब क्या होने वाला है? आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो जो मैं सॉलिड के लिए आपको बात बता रहा था, नॉन कंडक्टिंग के लिए, उसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है अंदर वो क्या रहता है? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सरफेस पे ही आ गया, वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो वो हमें काम करना है यहाँ सॉलिड स्फीयर के लिए। कहानी किसकी है? ये नॉन कंडक्टिंग वाले की है, जिसमें जो चार्ज जो अंदर होता है वो सरफेस पे नहीं आता, कहाँ आता है? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चीज़ तो समझते होंगे आप। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जैसे एक स्फीयर है, मान लीजिए एक बॉल है, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा ना। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉल शेप का कुछ है, ठीक है, स्फीयर ऐसा, और उसमें मैं कुछ करके पानी डाल दूँ अंदर, तो यानी कि क्या है? वो पानी अंदर इकट्ठा होगा, ठीक है ना, वो हो गया उसका वॉल्यूम। क्लियर है? और अगर सरफेस पे कुछ रहता है वो क्या है कि उसके सरफेस पे है। तो वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो स्फीयर है हमारा वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर जो चार्ज है हमारा वो कैसा रहेगा? पूरे अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ना कि वो सरफेस पे आ रहा है। तो वही कहानी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यही लिख रखा है हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कि हमें एक सॉलिड स्फीयर जो है कंसीडर करना है जिसमें चार्ज कितना है, क्यू है, और जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो हम पहले यही कंसीडर करते हैं और उसमें केस फर्स्ट लेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है कहाँ पर? आउटसाइड द स्फीयर। जैसे होलो में किया था वही वाली कहानी है, इसमें भी चलानी है 3। देखो जरा इसमें, यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को। ये एक स्फीयर है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है आपके पास? पूरे पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरे वॉल्यूम में है। ठीक है ना? जैसे पहले तो हमने क्या किया था? सरफेस पे बना दिया था, ठीक है, वो चाहे होलो के कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड का कंडक्टिंग हो, वो सब में वही चलना था। लेकिन अगर सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग का केस है तो पूरे जो वॉल्यूम जो है, यानी कि जो पूरा चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है क्या कि इस पे जो पूरे पे जो ये चार्ज है अंदर वो कितना है? क्यू चार्ज है, और जिसकी रेडियस कितनी है? ये इसका सेंटर मान लो, और ये वाली जो रेडियस है इसकी ये कितनी है? कैपिटल आर है। क्लियर है? अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है वो कौन सा पॉइंट कंसीडर किया है? बाहर, और हमने उसको नाम दिया पी पॉइंट। अगर मान लीजिए ये हमने कहा कि ये पी पॉइंट है, ठीक है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है कितनी दूरी पे है इस सेंटर से? मान लो ये दूरी है जो हमारी, ये कितनी है? स्मॉल आर है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि ये जो स्मॉल आर है ये ग्रेटर देन आर का है। तो हमें क्या करना होता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाना है आपको। 3D पे ही अप्लाई होता है ना, तो उसी के वजह से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे? इस पी पॉइंट से हम क्या करेंगे? आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्फीयर क्या है हमारा? एक 3D है, और इसके अकॉर्डिंग वो सिमेट्री में, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर है? बताओ, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसका हमने ये स्मॉल एरिया ले लिया dA, और हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें वो कैसा कंसीडर किया हमने? रेडियली आउटवर्ड किया है। तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे। और ये जो एरिया है हमारा, कौन सा एरिया है? dA, तो इसके लिए जो है एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि स्फीयर पे तो हमें पता है कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एरिया वेक्टर कैसा होता है? आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको ये चीज़, पहले भी मैंने बताया। जैसे मान लो ये स्फीयर का एक पार्ट है, मान लो ऐसा, ये मैंने कह दिया यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आउटवर्ड क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है ई और dA वेक्टर जो है इनमें जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताओ, तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक केस फर्स्ट जो हमने कंसीडर किया है वो क्या किया है?
कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, तो देखो हमारे पास क्या है कि कंसीडर अ पॉइंट P कंसीडर किया आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस पे लिया हमने फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर से, सेंटर मान लीजिए इसका O है ये, और ये जो R है हमारा ये ग्रेटर देन कैपिटल R है, ये हमने मतलब जो भी वैल्यू है, क्योंकि बाहर है ना तो ये रेडियस ऑब्वियस ही बात है इस वाली रेडियस से बड़ी है, कहीं सोचोगे ये तो छोटा आ रहा है ये बड़ा आ रहा है तो वैल्यू इसकी बड़ी होगी और इसकी, वो तो हम यहाँ वेरी करवाएंगे इस वाले R को, स्मॉल r को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वेरी करवा रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो अब तो आगे सिंपल वही खेल है सारा का सारा, क्या इसमें हम नेट फ्लक्स निकाल दें अगर, देखो जी जो नेट फ्लक्स होगी इसके अंदर वो क्या होगी फाई, और हमें पता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन, और ये ई डॉट डी ए वैक्टर, और हमें पता है ये ई डॉट डी ए किस में ओपन होता है, ये आपका फिर ये कोस थीटा में, और कोस थीटा मतलब कितना है यहाँ पर 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, थीटा कितना है 0 डिग्री है, इस वजह से ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आपको पता है कोस 0 जो होता है वो कितना होता है बताओ, 1 होता है, तो ये 1 होगी वैल्यू। तो यहाँ पर यानी कि बचा क्या आपके पास ई डी ए, ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या बोला है कि अगर ये पॉइंट कंसीडर किया है हमने इतनी दूरी का, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, या नहीं, आर दूरी पे अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि इस वाले पूरे स्फीयर पे जो दूरी है वो कितनी है, आर रेडियस वाली है, स्मॉल आर रेडियस वाली, ठीक है। तो ई हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये तो सेम होने वाला है। सेम कहाँ हो रहा है ये चीज़ याद रखना, इन पॉइंट्स पे सब पे सेम होगा। कहीं कह दो कि कांस्टेंट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा कांस्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए अब हम अंदर की बात करेंगे तो अलग होगा, सरफेस पे अलग होगा, ये तो आउटसाइड की बात है कि जो भी हमने स्फीयर कंसीडर किया है उस पर कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने वाले हैं उतने पर्टिकुलर एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तभी तो हमने कहा ये ई बाहर लिया हमने और इंटीग्रेट किया किसको, डी ए को। तो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन डी ए की क्या बनती है, एरिया बनता है, ठीक है, टोटल एरिया आता है। और ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा लेंगे, जो हमने स्फीयर कंसीडर किया गॉसियन वाला, उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको ई, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, अब गोज लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स की वैल्यू है आपके पास वो क्या होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, या नहीं। ये फर्स्ट कंसीडर करो और इसको क्या करो आप, सेकंड कंसीडर करो। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखो यहाँ से जो फ्लक्स की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, देखो ये हम रखेंगे यहाँ ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आ गया ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई के लिए आ गया कितना हमारे पास, क्यू बाय, देखो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने बस, नहीं तो आप लिखते 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये आपको याद रहे कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे ही निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है क्यू की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में बन रहा है, क्यू की टर्म्स में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर ये हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में चाहिए आंसर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो क्या होगा, देखो ये चीज़ इतनी क्लियर है। यहाँ पर करते हैं अब आगे हम, बताओ यहाँ तक नोट कर लोगे। देखो हमें पता है ना, कोई भी चीज़ अगर वॉल्यूम हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आपको याद हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे किसी वायर के लिए है तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, ठीक है। कोई 2D चीज़ है, जैसे कि हमने शीट की बात की थी, तो वहाँ पर क्या आया था हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात हुई थी। तो यहाँ वॉल्यूम है क्योंकि ये 3D में है, स्फीयर है ये वाला, ये जो अंदर जो हमारा है मेन, ठीक है, इस पर चार्ज है जो, तो ये कैसा है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, सरफेस पे तो है नहीं अभी। जैसे हमने होलो में किया था सरफेस पे था तो सिग्मा आया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ तो वॉल्यूम में पूरा जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। अगर उसके रिस्पेक्ट में चाहिए तब क्या होगा, देखो हमें पता है वी नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से हम लिखते हैं, और ये होता है क्यू बाय वी, क्लियर है। तो यहाँ से हम अगर क्यू की वैल्यू निकाल लें तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, रो और ये वी। अब यहाँ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम कितना है, तो देखो जरा पॉइंट हमारा यहाँ बाहर है, और इस पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो हमारा जो चार्ज है वो इतने पार्ट में पड़ा है, तो वॉल्यूम इतना है ना, समझ रहे हो। तो ये किस रेडियस का है, आर रेडियस का। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आप यहाँ पर जब v निकालोगे तो v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो r है ये इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये r कौन सा लेना है, ये वाला r लेना है या ये बाहर वाला r लेना है। तो आप खुद सोचो ना, चार्ज कितने पे है, इतने वाले पे है ना, तो इतने वॉल्यूम में तो है चार्ज, तो ये वाली r लेंगे हम, ये कौन सी है, कैपिटल R है। तो 4/3 पाई आर
क्यूब, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ ऐसे कंसीडर कर लेना कि जो v है हमारे पास वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है जी, इतनी बात बताओ। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब हम देखो ये चीज़ समझ में आई, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखो e इक्वल टू में क्या आने वाला है, q की वैल्यू ये रही हमारे पास रो 4/3 पाई r क्यूब। कोई दिक्कत इसमें बताओ, q की वैल्यू रख दी मैंने ये वाली पूरी। अब ये नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेयर है, ये वाली वैल्यू है। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ से आपको समझ में आ रही है चीज़ तो देखो जी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है रो, और इधर से सिर्फ बचा ये r क्यूब। ठीक है, और ये वाला 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा हमारे पास देखो ये एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या बचा है ये r स्क्वेयर बचा है। तो ये आ रहा है हमारे पास जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। एक तो ये हो गई, यहाँ से भी अगर E देखो आप तो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। मतलब क्या है, वही है बात कि आप क्या कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बात है क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसकी है, आउटसाइड द स्फीयर में अगर क्या हो रहा है r हमारा कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो मतलब क्या है इस साइड है। ठीक है, तो कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, लेकिन r अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। बात समझ में आ रही है, अगर r कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, लेकिन अगर r ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। लेकिन ये कहानी किसकी है, सिर्फ आउटसाइड द स्फीयर के बारे में, इनसाइड वाली कहानी अलग होगी इसमें। क्लियर है इतनी बात बताओ, क्योंकि r वेरी करवा रहे हैं ना, ये छोटे वाला r वेरी करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर कैसा है ये, अगर यहाँ से हम देखें कि जो E है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r स्क्वेयर के। तो ये बात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है यहाँ पर आपका एक ग्राफ भी बनाना है, तो उसमें ये चीज़ यूज़ होने वाली है। देखो यहाँ से भी अगर आप देख लो, इस वाले से भी देखो दो थे ना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इस वाले फॉर्मूले में भी अगर आप E को देखो, E हमारा यहाँ है। ठीक है, और r स्क्वेयर यहाँ नीचे है, तो यहाँ से भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर है। इस r को मत देखना, ये तो इस स्फीयर की रेडियस है r, जो r हम वेरी करवा रहे हैं उसको देखो, ये r वेरी हो रहा है ना, तो ये r तो यहीं पर इनवर्सली है। तो यानी कि r का मतलब यहाँ क्या है कि आउटसाइड द स्फीयर r जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, करो इसको नोट। फिर हमें इसमें बात करनी है किसकी, ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। करो पहले इसको नोट, जरा कर लो जल्दी से, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो जरा आगे, मैं इसको रब करता हूँ। देखो यहाँ से देखो जरा, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा जो है ना सेम ऐसे ही होना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिजल्ट उठा रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं रिजल्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ये दो। ठीक है, यहाँ से एक ये था और एक ये था। ठीक है जी, बाकी सारी कहानी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ पहले। देखो जी यहाँ पर ये मैंने आपका यहाँ पर चेंज कर दिया, उसी में ये केस हमारा कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर अगर हमें निकालना है तो मैंने क्या किया, उसी में चेंज कर दिया। क्या किया, जो P पॉइंट है ये यहाँ पर ये वाला कंसीडर कर लिया हमने ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पे। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है जो हमने कंसीडर किया, इसी पर ही हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर ही होगा एक गॉसियन सरफेस ऐसे बन जाएगा जो हम कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पर हम वही चीज़ इसमें भी क्या करेंगे, स्मॉल एरिया DA लेंगे यहाँ पर, और जिसमें हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। क्लियर, और जिसमें एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा आपका। क्लियर है इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। ठीक है जी, तो सेम वही कहानी है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कि ये जो R है हमारा, अब ये है तो ये वाला R ही क्या है जो हमने पहले कंसीडर कर रखा था, स्फीयर। मेन स्फीयर भी रेडियस R का ही था। तो अब जो हम P पॉइंट कंसीडर कर रहे थे पहले तो बाहर, ठीक है, अब हमने जब अंदर कंसीडर किया तो ये वाला R इसके इक्वल हो जाएगा, यही लिखा हुआ है, ये वाला R इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा वो डेरिवेशन करने की बजाय हम क्या करेंगे, वो वाले रिजल्ट उठाएंगे जो ये थे। तो बस हमने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया कि कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट इज द R इक्वल टू R। मतलब क्या है, ये वाला R इसके R के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो अब यहाँ पर जो हमारे पहले रिजल्ट आए थे आउटसाइड वाले, ठीक है, इन्हीं रिजल्ट्स को हम यहाँ लिख देंगे। देखो कैसे, ये है हमारे पास। ठीक है, तो E इज इक्वल टू में हमने बोल ही दिया पहले कि जो स्मॉल R है वो कैपिटल R के इक्वल है। तो यहाँ पर चेंज करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये R की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल R रख दिया। ठीक है, यही चीज़ है, ये वाले R की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल R। क्योंकि अब रियलिटी में क्या है, रेडियस इतनी हो गई ना, पहले तो उतनी ही थी आउटसाइड में तो, लेकिन अब रियलिटी में जो ये R लिया हमने वो यही है, तो हम वही वाला R रख दिया हमने यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, अगर इसमें हम कंसीडर करें तो और करके, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें जो हमारा ये वाला रिजल्ट निकला था रो की टर्म्स में, तो रो R क्यूब अपॉन में
क्या था 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये था। अब इस आर को ही तो हम क्या कह रहे हैं, चेंज कर दो क्या, किस में, कैपिटल आर में। तो ये चेंज करेंगे तो यहाँ से देख लो क्या हो रहा है आपके पास, ये इससे कट रहा है, एक आर ऊपर बचेगा है ना, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसके 2 आर नीचे वाले 2 आर से कट गए, तो कितना आ गया यहाँ से रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ये वाला ई के लिए आ गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये दो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इन्वर्सली वाली कहानी जो है, ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो ये डायरेक्टली में आ रहा है, ये यहाँ पर ये आर आ गया, लेकिन आप खुद सोचो ये आर कौन सा है, ये वाला। हम कौन से आर को कंसीडर कर रहे थे कि कम होगा ज़्यादा होगा, ये वाला जो आर वेरी कर रहा था। अब ये वाला आर इस वाले आर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये आर जब पहले आउटसाइड द स्फीयर वेरी कर रहा था कि आर क्या होगा, बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप खुद सोचो जब ये सरफेस पे हमने पॉइंट पी ले लिया, अब आर वाली कहानी से भी आप देख सकते हो कि भाई क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है, सारा चार्ज जो है यहाँ पर, अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो इस पॉइंट पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस पूरे चार्ज की वजह से आएगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद क्या होने वाला है, जब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसको कंसीडर करो एक पूरे को पॉइंट चार्ज जैसे क्यू, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये वाली दूरी है p, तो ये जो r वेरी करेगा तो ज़्यादा r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो वही बात हो रही है आउटसाइड में तो, कि अब r क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट की बात करें, यहाँ तो मैक्सिमम होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मैक्सिमम होगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा चार्ज की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। इससे अब आगे हम दूर जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें, जरा सी भी कोई परेशानी है तो बताओ। अब कहोगे हम कैसे बताएं, कमेंट कर देना किसी को अगर कोई दिक्कत है। ठीक है, बताओ जी, ये चीज़ क्लियर हो रही है, इतनी बात बताओ। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चल रही है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ से मत कंसीडर करने लग जाना आर स्क्वायर, ये भी यहाँ भी वेरी करेगा क्या, ये चीज़ में क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी वो आर कैसे वेरी कर रहा है यहाँ तक, वो भी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं इनसाइड की बात अभी बताऊंगा। उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो इनसाइड द स्फीयर है वो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जितना मान लीजिए ये आर कंसीडर किया हमने, मान लीजिए इतना पार्ट कंसीडर किया, ये वाला ये आर है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग होगा, जब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा क्योंकि अंदर चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके क्या होने वाला है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आर क्या है, वो मैक्सिमम है। अगर हम इसकी बात करें जहाँ पर ये चार्ज हमारा पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आर कितना बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम में होगा, क्योंकि मैंने बोला इनसाइड द स्फीयर की जब हम कहानी शुरू करेंगे तो वहाँ आएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इनसाइड द स्फीयर हम बढ़ाते रहेंगे आर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर चार्ज बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम होगा, तो वो भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मैक्सिमम होगा, कहीं आप यहाँ से इसको वेरी करवाने लग जाओ तो वो कहानी ना कंसीडर करना आप। क्लियर है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें बताओ। ठीक है जी, तो ये आप नोट करो इसको। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। फिर हम इनसाइड वाली बात करते हैं। अच्छा ठीक है, करो इसको, जरा करो नोट जरा जल्दी से। देखिए जी, अब केस थर्ड की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो देखो मैं दोबारा से यहाँ बनाता हूँ स्फीयर। देखो ये स्फीयर बनाया हमने क्या कहा, यहाँ पर पूरे पे क्या है, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा सॉलिड में कंडक्टिंग होगा तो वो तो सरफेस पे आ जाएगा। तो जैसे हमने फोर्थ में होलो वाले किए थे केसेस, वही सारे हैं उसमें, तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस होलो की जगह आपने सॉलिड करना है। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे किसके, सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग की, तो मैंने आपको बोला था जो चार्ज होगा, मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज है, तो वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि ये बनाया मैंने। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका सेंटर था। ठीक है, अब हमने बोला था क्या कि इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, कैपिटल आर थी। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है कहाँ पर, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर मान लीजिए ये पी पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, और इसकी जो रेडियस है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या मान ली हमने, ये स्मॉल आर मान ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमने क्या किया, अंदर इतने ही मान लीजिए डिस्टेंस का रेडियस कह रहा था ना मैं इसमें, ये पी पॉइंट हमने आर दूरी पे माना, तो उतनी हमने रेडियस कंसीडर करके एक स्फीयर बनाया जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। इसमें भी वही सब करने वाले बात है क्या, कि इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये स्मॉल एरिया हमने इसका लिया DA। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी क्या होगा, ऐसे आउटवर्ड ही होगी, रेडियली, क्योंकि हमने आउटवर्ड बोली हुई है। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा वो भी डायरेक्शन में यही वाला होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सेम कहानी वैसी ही चलनी है। इसमें भी हमने बोल दिया कंसीडर अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट इज R लेस देन R। मतलब क्या कह रहा है, पॉइंट P कंसीडर किया स्फीयर पर, जिसकी दूरी कितनी थी, R दूरी थी, और
इसका मतलब क्या है कि आर ये वाला छोटा है इस कैपिटल आर से, इस कैपिटल आर से ये वाला आर छोटा है, ये मतलब है इनसाइड का, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, देखो जरा नेट फ्लक्स हम निकाल लेंगे इसमें। फाई क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ई डॉट डी ए वेक्टर में। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास कैसे करते थे बताओ जरा, ई डी ए कोस थीटा, और थीटा कितना था 0 यहाँ पर भी, तो कोस 0 हमें पता है कितना होता है जी 1 होता है। तो यहाँ से देखो जरा हमारे पास ई डी ए बचेगा, ठीक है। ई मैंने बाहर ले लिया और ये डी ए लिख दिया, ठीक है। कई बच्चों को दिक्कत होती है ई बाहर क्यों ले लिया, ई कांस्टेंट है क्या, ई तो आप कह रहे थे वेरी करेगा, बाहर ये होगा अंदर ही होगा। बार बार बात को समझो, इस पॉइंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इस गॉसियन सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है ना, कहीं भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्योंकि इसकी दूरी तो आ रही होने वाली है, ये स्मॉल आ रही होने वाली है हर पॉइंट पे, तो वो ई इस वजह से सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अब डीए का इंटीग्रल, तो यहाँ पर हमें डीए का इंटीग्रल तो पता ही है क्या होता है, टोटल एरिया, और वो आपको बताया है मैंने क्या स्फीयर का क्या होता है बताओ 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर कौन सा होगा, इस गॉसियन सरफेस वाला होगा, ये कितना है स्मॉल आर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल आर। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम इसमें किसकी, कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होती है वो क्या होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ रखा हमने Q बाई एप्सिलॉन नॉट और ये लिखा हमने E 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा अगर यहाँ से हम E निकालेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी कि E इनवर्सली हो जाएगा आर स्क्वायर के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो हम यहाँ इस Q को कंसीडर ना करके हम क्या करेंगे, Q को टर्म्स में किस में निकाल लेंगे, रो V की टर्म्स में, ठीक है। तो हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास बताओ, रो इज इक्वल टू में क्या होता है Q बाई V, और Q कितना होता है यहाँ पर रो V। अब देखो रो और V की वैल्यू देखो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या लेंगे हम। अब देखो ये जो चार्ज लिया है मैंने, ये कौन सा चार्ज है, जो सिर्फ इतने वाले में है, पूरे के लिए नहीं, सिर्फ इतने जो हमने कंसीडर किया अपना गॉसियन सरफेस, उसमें जो है उसमें कितना है, कितनी रेडियस का है, ये स्मॉल आर वाली रेडियस का, तो इसके लिए हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसके ही वॉल्यूम की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला आएगा, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि आउटसाइड में तो आपने ये वाला आर बाहर वाला आर लिया था, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये वाला जो आर था ये कौन सा लिया था मैंने, ये वाला आर लिया था आउटसाइड में, अगर आपको याद हो जब वॉल्यूम निकाला था तो ये वाला आर था, क्योंकि ये वाला आर बाहर था, ठीक है। तो चार्ज इस पूरे की वजह से था ना, तो पूरे के लिए वॉल्यूम हमने निकाला। और यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, ये स्मॉल आर लिया है, क्यों लिया है स्मॉल आर, क्योंकि अब ये गॉसियन सरफेस है तो इतने में चार्ज पड़ा है, तो वो वाला वॉल्यूम आएगा ना 4/3 पाई आर क्यूब वाला। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, किसी भी तरीके की है तो बताओ, कहानी समझ में आनी चाहिए। ये यहाँ पर ये वाला आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है जी ये वाला, तो इतना ही तो लूंगा मैं वॉल्यूम। जब बाहर आर था, ये वाला जो आर था ये बाहर था, तब उस केस में हमने जब वॉल्यूम निकाला था तो ये वाले पूरे आर के लिए लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि बाहर पॉइंट पड़ा है, और उसकी वजह से अगर हमने देखा तो ये पूरा चार्ज आ रहा था, तो ये पूरे का वॉल्यूम लिया था हमने वहाँ पर। यहाँ पर लेकिन क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, पी पॉइंट यहाँ है, तो इसी के लिए इतने ही चार्ज की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वॉल्यूम लिया। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो देखो जरा क्यू की जो वैल्यू होगी, देखो ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर आपके, ठीक। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये बस इन आर का ही है सारा चक्कर, ठीक है ना। इन आर को ही आपने क्या है देखना है कि कौन सा आर लेना है, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो क्यू की वैल्यू होगी, और ये एप्सिलॉन नॉट ये वाला लगा दिया। यहाँ से देखो क्या है हमारे पास E 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से देखो जरा आपके पास अगर हम देखें यहाँ ये वाला 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, समझ रहे हो ना, ये चीज़ नीचे आएगी ना, मैं यहीं पर काट रहा हूँ, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और इस आर क्यूब का ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से E की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, देखो रो, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास सिंपल आर, यहाँ से कुछ नहीं बचा, और ये वाला 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। ये E आया हमारा, यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं कि जो E है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। यही चीज़ हमें चाहिए थी यहाँ पर इस वाले में, इस वजह से ऐसा किया, ठीक है। नहीं तो यहाँ से अगर मैं Q निकालता, यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट रखता, और यहाँ से जब E निकालता तो वो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बन जाता, वो इनवर्सली की बात आती है आपकी। तो इसलिए हमने यहाँ से कंसीडर नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा है कि क्या था, कि जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे इनसाइड द स्फीयर, उतना अंदर वाला चार्ज भी बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा ना। आर बढ़ेगा अगर अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर समझ लो, क्लियर है इतनी बात। जैसे यार पानी है एक, ठीक है ना, पानी है, ठीक है, आप अंदर इतना पार्ट कंसीडर किया तो पानी का उतना ही आएगा पार्ट, फिर इतना कंसीडर किया तो पानी ज़्यादा आएगा, फिर और कंसीडर किया पानी ज़्यादा आएगा।
तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि इतना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं इन साइड में, तो चार्ज इतने इतने पे जितना होगा, ठीक है, फिर अगले पे इतना होगा, इतने, तो चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा ही ना यार। आ रही है बात समझ में? बताओ ये क्यों हमने ऐसा किया, बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। क्लियर कट हुई है कहानी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। अब एक बात कंसीडर करो, क्या अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, यहाँ पर तो हमने चार्ज चलो ये वाला ऐसे करके निकाला इतना, ठीक है। पेपर में सिर्फ आपको ये बोले कि इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है, ठीक है। और इनसाइड की कहानी पूछ ले आपसे, पूरे पे चार्ज क्यू है, अंदर के चार्ज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे पे चार्ज क्यू है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये वाला कंसीडर करना है आपने, ठीक है। फॉर्मूला देखो, इफ टोटल चार्ज ऑन स्फीयर इज गिवन, ऑब्वियसली बात है पेपर में ऐसे ही दिया होता है, ठीक है। तब क्या होगा, क्लियर, मान लीजिए क्यू है वो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो E इक्वल टू में कितना आ गया, ये रो R3 एप्सिलॉन नोट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो जरा, रो की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, बताओ, Q बाई वी। अब यहाँ ये टोटल Q वाला लेंगे, टोटल Q बाई वी लेंगे, क्यों लेंगे बताओ, ये टोटल Q बाई वी, क्योंकि मैं अब यहाँ पर सिंपल रो की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, और रो तो एक कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ से ना आप समझना कि हमने एक यहाँ पर क्या करते चले गए, अब ये अलग बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ आपको चार्ज जो है पेपर में वो क्या दिया हुआ है कि पूरे स्फीयर का है, ना कि इतने से पार्ट का है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें? तब हम किस तरीके से इसको करेंगे, हमें क्या करना है, रो की वैल्यू पुट करेंगे, Q बाई वी होती है, लेकिन ये Q बाई वी में ये Q कौन सा है, टोटल वाला है, और ये वॉल्यूम भी क्या होगा, पूरे का होगा, तब रो आएगा, क्योंकि रो तो फिक्स होता है, चाहे इतना पार्ट हो चाहे इतना पार्ट हो। यहाँ पर जो रो था हमारा, ये जो रो था ये तो फिक्स ही था ना, इसकी वैल्यू तो नहीं मैंने रखी, मैं तो चार्ज की वैल्यू रखी थी, तो चार्ज कितने वॉल्यूम में था, वो चार्ज था। अब हमें कह रहे हैं कि चार्ज तो जी पूरे पे है। अब अगर चार्ज पूरे पे है, ठीक है, तो अंदर वाला चार्ज तो नहीं निकल सकता कि कितना होगा, अंदर पॉइंट P दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, तो हमें रो का तो पता है ना, रो का तो हमें पता है कि ये फिक्स है रो तो हमारा, ठीक है। ये क्या है आपका टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम है जो रो होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑब्वियस ही बात है ये रो जो है हमारा ये फिक्स रहता है, चाहे Q और V की बात कुछ भी हो। क्लियर है? अगर हम कह रहे हैं ना कि इसमें कि इतने मीटर क्यूब में चार्ज इतना है, ठीक है, अगले मीटर क्यूब में चार्ज इतना है, वो उसके रिस्पेक्ट में बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ, अगर इसको कंसीडर करूँ कि रो हमारा मान लीजिए 2 है, तो हमने कहा जी चार्ज मान लीजिए कितना है, 4 है, और वॉल्यूम कितना है, 2 है, ये है, ठीक है। अगली बात हम इसमें कंसीडर करें अगर, तो चार्ज कितना है मान लीजिए 8, तो वॉल्यूम में कितना होगा, वो 4 में होगा, ताकि आंसर कितना है हमारा 2 ही आए हमेशा। तो ये चीज़ रो के लिए एप्लीकेबल है कि रो तो फिक्स है। क्या है रो फिक्स है जी, ठीक है इतनी बात। तो यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये Q और ये कितना आ गया 4/3 पाई। अब ये मैंने आपको बोला वॉल्यूम पूरे वाला लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे वॉल्यूम के लिए होती है जो रो है हमारा। तो ये कितना हो गया 4/3 पाई, ये वाला R³ आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये देखो क्या आएगी आपके पास, Q अपॉन में 4 पाई R³ और ये वाला 3 है जो मैंने ऊपर लिख दिया, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया, और ये वाला R यहाँ। तो यहाँ से देखो ये 3 से ये वाला 3 गया, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर देखो ये Q, ये वाला R, और यहाँ पर क्या बच गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये वाला R³ यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो इस केस में भी कि ये वाला R वैरी जो कर रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। तो वो Q की टर्म्स में इस तरीके से हो सकता है, वो यहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था डायरेक्ट। हम अगर कर रहे थे यहाँ पर कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट करें तो ये 4 पाई R² नीचे लेके जाए, फिर वही कहानी है कि Q की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो Q की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल के E निकाला हमारा, ठीक है। क्लियर हो रही होगी बात या नहीं बताओ? तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ये मैंने कौन सा केस किया कि अगर आपको इनसाइड द स्फीयर जो है गिवन नहीं है चार्ज, पूरे के ऊपर चार्ज गिवन होता है पेपर में, तो फिर हमें ये फॉर्मूला तो लगा देता, रो की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, जो टोटल चार्ज है और वॉल्यूम कितने का, पूरे के लिए वॉल्यूम पे चार्ज है ना, तो वो वाला जो रो होगा वो हमारा फिक्स ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से निकलता है। और यहाँ से भी ये वेरी कर रहा है हमारा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? बताओ, करो इसको नोट, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। करो जल्दी से नोट। देखिए जी, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमने किया उसके लिए, ठीक है। तो देखो ज़रा,
आर हमारा वेरी कर रहा था, देखो जैसे ये स्फीयर था, ठीक, जब हमने कहा पी पॉइंट बाहर है, ठीक है, यहाँ से ये पी पॉइंट बाहर है आउटसाइड के लिए, तो ई जो था हमारा वो क्या कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, यही था। और जब इनसाइड की बात की थी हमने, ठीक है, इनसाइड की बात की थी हमने यहाँ पर ये वाली, तब क्या कहा था हमने कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब आप समझो इसका, आर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, बिकॉज अंदर का चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि ये चार्ज है ना, सारे पे एक चार्ज है, यहाँ पर सारे पे चार्ज है अंदर बाहर, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब गॉसियन सरफेस से बाहर भी ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये आर बढ़ेगा तो ये चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, जब ये आर वेरी करता 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 सरफेस तक आ जाएगा। जब सरफेस पे आ जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं बताओ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आर ये वाला मैक्सिमम तक जाएगा इस केस के लिए, ठीक है ना, इनसाइड में। तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद कहानी क्या होगी, अगर हम पी पॉइंट यहाँ की बजाय ऐसे कंसीडर करें, इसके बाद जैसे जैसे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, कम होता जाएगा। मतलब क्या है, दूर जाएगा मतलब क्या, आउटसाइड में क्या है, आर बढ़ता जाएगा तो ई कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाओगे आर बढ़ेगा और ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो इन्वर्सली की कहानी है। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें इसमें, देखो जी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये आर वेरी करेगा हमारा, ठीक है जी, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मैं देखो इसमें आपको बताता हूँ, देखो इसमें 3 पार्ट बनाते हैं हम ये चीज़ के, देखो किस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर हमने कहा अगर इनसाइड की कहानी है, देखो इनसाइड की कहानी में क्या होगा हमारे पास, इनसाइड की कहानी में जो हमारा आर था, ये वाला आर था, ये क्या था, लेस था इस वाले आर से, क्योंकि ये था ना हमारा पूरा आर, तो ये था अंदर जो हम बात कर रहे थे वो ये आर था, तो ये वाला आर तो इससे छोटा है ना, तो ये वाला आर बड़ा है। तो यहाँ तक कहानी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहाँ तक जाएगी ये हमारी कहानी, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम की बात है, ठीक है, तो ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसे जाएगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है जी। कहाँ है ये कहानी, इनसाइड द स्फीयर की कहानी है ये, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है आपके पास, ई मैक्स है ये, यहाँ पर ये कहानी बना लो इसकी, ई मैक्स की है ये, ठीक है जी। ये कौन सी कहानी थी, ई मैक्स वाली, जब ये आर जो था कैपिटल आर के इक्वल हो गया था, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जब ये यहाँ पर आ गया तो ये आर बन गया हमारा पूरा का पूरा, और ये वाला जो आर था वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या रहता है, ई मैक्सिमम रहता है, क्लियर है। उसके बाद क्या होती है कहानी, उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और वो भी इन्वर्सली के केस में होगा। तो ये किस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा, आउटसाइड द स्फीयर है, आउटसाइड द स्फीयर की कहानी है यहाँ पर, ठीक है। और ये किसकी थी, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है, यही थी इनसाइड द स्फीयर, और ये क्या है, आउटसाइड द स्फीयर। इस तरीके से ये वेरी करेगा। क्यों कर रहा है ये इस तरीके से वेरी, बताओ। देखो आर बढ़ता जाएगा, ये वाली कहानी क्या है, जिसमें आर क्या हो रहा है हमारा, जो है बड़ा है कैपिटल आर से। देखो जैसे ये वाला आर बनाया था मैंने, इस वाले आर से ये बड़ा था, ठीक है ना। तो ये देखो जरा, ये क्या हो रही है आपके पास कहानी, इसके अंदर ये कहानी क्या हो रही है, देखो आर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये इस साइड देखो ये आर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर ये आर इतना है और इस पॉइंट पे आर यहाँ इतना है। तो ये देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, और इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर आर अब ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा। मतलब क्या है, आर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, ठीक है ना। बात इतनी क्लियर हो रही होगी आपको, बात समझ रहे हो ना। इस पॉइंट पे यहाँ आ रहे हैं, ये आर क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। जब मैंने कहा ये पॉइंट है तो आर बढ़ गया ना, अब यहाँ से यहाँ पर इसके कंपैरिजन में बढ़ गया था आर, और यहाँ से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ से ऐसे समझ सकते हो कहानी को, बताओ। तो ये इस तरीके से आपने क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी थी जी। कर लोगे इसको, बताओ, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, करो इसको नोट जरा। हाँ जी, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं हम। देखो जरा एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.21 एक्सरसाइज का मिलेगा आपको। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस। देखो मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पर करते हैं हम इसका सॉल्यूशन 1.21 का। देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, अब वो कंडक्टिंग उसने बोल दिया, तो मैंने आपको बोला था कंडक्टिंग में चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, सबके केसेस सेम ही चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है हमारा, कंडक्टिंग है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज हमें पता है कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। चलो ये कहानी तो यहाँ नहीं है, मेन हमें बात करनी है यहाँ पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें गिवन है वो कितना है, 1.5 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। कहाँ है लेकिन ये 20 सेंटीमीटर, कहाँ से
ये देखो इसके सेंटर से ये जो रेडियस है हमारी, ये कितनी दी हुई है रेडियस हमें, ये 10 सेंटीमीटर की दी हुई है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जैसे हम पी पॉइंट निकालते थे, उसके लिए जो ये दूरी है ये कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर की है। क्लियर है इतनी बात। तो वहाँ उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है 1.5 इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर ये इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। बिकॉज नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ आती हुई दिखती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस क्यू चार्ज है तो जाती हुई दिखाई देती है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात। तो वही कहानी है कि रेडियली इनवर्ड है। रेडियली मतलब क्या, ऐसे चारों तरफ से ऐसे आ रही है, ठीक है, चारों तरफ से, तो रेडियली हो गई। तो इनवर्ड है तो हमें पता चल गया जो चार्ज है वो नेगेटिव है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर आपको ये बताना है। तो देखो अगर नेट चार्ज की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे इसमें बताओ, Q/4πε0 ये वाला r², ये फॉर्मूला आया था आउटसाइड द स्फीयर के लिए। क्लियर। एक हमारे पास इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी था, वहाँ पर यहाँ पर हमें गिवन ही नहीं है सिग्मा, ठीक है। तो उसकी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ। अगर आपको याद हो 2 फॉर्मूले लगे थे हमारे, ठीक है ना, निकाल लेते जो हमने 2 फॉर्मूले थे, लेकिन हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसलिए वहाँ पर ये भी आपको समझाया गया था। देखो अब नेट चार्ज निकालना है तो Q की वैल्यू देखो हमें निकालनी है। देखो E की वैल्यू तो हो गई 1.5 इंटू में 10⁻3, Q है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻9, समझ गए ना। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। कई बच्चे कहते हैं यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ इसलिए नहीं लिखा 9 इंटू 10⁻9 क्योंकि 4πε0 की वैल्यू नहीं है। 4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 नहीं है, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, समझ रहे हो। तो ये हो गया। और आर हमें कौन सा आर लेंगे इसमें, 20 सेंटीमीटर वाला, बिकॉज यहाँ से ये दूरी कितनी है 20 की। तो ये भी चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, 20/100 इसका स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट गई, 2 5 10। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 इंटू में 10⁻3 इंटू में Q इज इक्वल टू में Q 9 इंटू 10⁻9 और नीचे देखो क्या आएगा 1/5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1/5 5 25, वो मैं यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत इसमें बताओ किसी भी तरीके की। अब देखो जरा Q की वैल्यू हमें चाहिए, तो देखो हम क्या करेंगे, ये 1.5 इधर है, 10⁻3 है और ये पूरी टर्म यहाँ नीचे आएगी 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में ये 25, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा इसका मैं पॉइंट हटाऊँ अगर ये, तो मैं नीचे यहाँ 10 लगा दूंगा। अब देखो इसको हम कर सकते हैं 5 3 5 5 एंड 3 3 9। तो देखो यहाँ से अगर आप देखो इसमें ये वाले 10 का एक इससे कट जाएगा तो 2 बचेगा, 10⁻2 कितना होगा 100 होगा, और ये कितना है हमारा 15 है। तो 100 को 15 से डिवाइड कर लो, 100 15 15 6 90 90 होता है ना, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया 10, फिर 0 आएगी तो पॉइंट लगेगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 90, फिर 10 आएगा, फिर 6 पे जाएगा। यही होने वाला है इसमें बार बार, बताओ यही नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, फिर अगेन हम 90 लिखेंगे और ये सब ऐसे सॉन चलता रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी, फिर अगेन 6 90, ये चीज़ जो है वो इसमें चलती रहेगी आपकी, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 6.666। क्लियर है इतनी बात। और साथ में क्या चल रहा है इसमें आपका, ये 10 की पावर देखो 9 है, ये वाला 10 की पावर 9। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो यहाँ पर ये 10 की पावर 9 था, ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, ये आया, और ये 10 की पावर 9 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.666 है ना, राउंड ऑफ कर दूँ इसको 67 कर दूँ, और ये इंटू में 10 की पावर 9 यहाँ चला जाएगा, ठीक है जी। चार्ज था तो ये कूलम में आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.67 इंटू में ये 10 की पावर -9 है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नैनो कूलम लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। सिंपल सी कहानी थी ये, बिल्कुल ही ईजी, या नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप पीछे देखेंगे बुक में, तो ये बुक में ये आंसर होगा आपका। देखो जरा, देखो बुक में देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि देखो आप 10 की पावर -9 में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव और कोई ऑप्शन होगा फिर तो आप उसमें जो है उस चीज़ को सही कर सकते हो, देख के कि क्या ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है ना। नैनो कूलम होगा तो नैनो कूलम भी कर सकते हो, और -9 से लिखा होगा तो वो भी कर सकते हो। तो ये हमारा हाँ 6.67 नैनो कूलम लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। और पीछे माइनस भी दिया, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि रेडियली इनवर्ड है, इस वजह से जो चार्ज क्या होगा हमारा, रेडियली इनवर्ड जो है
गिवन है, ठीक है जी। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली इनवर्ड है, वो गिवन है। तो यहाँ से हमें इतनी बात पता चल रही है ये चीज़ की, क्या कि 6.67 जो नैनो कूलम आया है किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, बताओ जी। कर सकते हो इसको, ठीक है, करो इसको नोट, सिंपल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो जरा पॉज करके। देखो जी, अभी ये 1.22 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर है एंड हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसमें हमारे पास, 80 माइक्रो कूलम की है। क्लियर। फिर क्या कह रहा है आपको, इसके अंदर माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको पता ही होगा, यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, पर ये माइक्रो में तो हम इसे चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, बिल्कुल सिंपल है। एंड व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब क्या है, सिंपल सी बात, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि आपको क्या बताना है, फाई के बारे में बताना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो सिंपल से फॉर्मूला, मेन क्या है, कैलकुलेशन की है ये आपके पास, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल है ये सिंपल है और फॉर्मूले भी इन पे सिंपल ही लगने वाले हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी डायामीटर हमें गिवन है कितनी है, वो 2.4 मीटर है। तो यानी कि जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 1.2 मीटर की हो गई। एंड हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, वो कितना है, 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो 80.0 है ना, मैं 80 लिख सकता हूँ इसको, और माइक्रो का मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो 80.0 को 80 क्यों लिखा, देखो 0.0 है ना, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा इसका, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना आएगा, नीचे 10 आएगा, और ये देख लो फिर 80 ही नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ होना कि 0.0 है आगे, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 80। कईयों को दिक्कत होती है कि ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप देख लो, अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 नहीं आएगा, तो 0 से 0 कर गई, 80 रह गया। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं इतनी, ठीक है। उसके बाद देखो जरा आप, देखो ये मेरे को ऐसा लगता है कहीं ये मार्कर ना लग गया हो फेस पे। देखो चार्ज बताना है, ठीक है, चार्ज यानी कि Q आपको बताना है, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है आपके पास, Q/A होता है, एरिया। और स्फीयर है, स्फीयर का जो एरिया होता है वो बताओ क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, ठीक है। क्लियर हो रही है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो सिंपल है हमारे पास ये, किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, देखो 80 इंटू में 10⁻⁻⁶, और एरिया क्या होता है 4πr² होता है। तो देखो 4 पाई की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 3.14, और r², देखो ये एरिया इधर आ गया ना, देखो सिग्मा A इक्वल टू में Q, ये आया हमारे पास। तो मैं वो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, सिग्मा की वैल्यू ये रख दी। एरिया कितना होता है हमारे पास, 4πr² होता है, ठीक है। तो 4 पाई रख दिया, r देखो अब कितना होगा, r है इसमें 1.2 है, तो मैं 1.2 लिख दूंगा, बताओ। बस अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 80 इंटू में 10⁻⁻⁶ इंटू में 4 इंटू में 314 है ना, इसका मैं 100 लगा दूँ, 12 है इसका 10 लगा दूँ, ये 1.2 है इसका भी मैं 10 लगा दूँ नीचे, ठीक है जी। तो देखो जरा अब यहाँ से अगर आपको पता चलेगी चीज़, देखो इसमें अगर हम यहाँ देखें, ये 10 की पावर क्या है हमारा, -6 है, और ये कितना बनता है हमारा, देखो 1 2 3 4, एक 0 तो इससे कट कर दो ये वाली, ठीक है। तो ये देखो 8 4 32 ये बचा, 314 ये बचा, और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 बचा, और ये 10 की पावर -6 तो यहाँ है ही है। और नीचे क्या है हमारे पास, ये यहाँ देखो आपके पास कितना है, ये 10 की पावर -6 हो गया, ठीक है। और ये कितना है, 10 की पावर 3 बचा ये नीचे, ठीक है। और ये 10 की पावर -6 है, मैं इसको यहाँ 10 की पावर 6 कर देता हूँ नीचे लेके, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करना है जी। अब करो इनको मल्टीप्लाई, 314 को 144 से करो, देखो 4 4 16, 4 1 4, और 1 कितना हो गया 5, 4 3 12। फिर अगेन यही आने वाला है, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फिर क्या हमारे पास 314 आएगा, तो देखो 4 1 और ये कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 1 और ये 3, ठीक है। देखो 6 6 और 5 11, 5 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, 1 2 3 और 1 4, और इसका एक 1 5, और ये कितना आ गया 4 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये चीज़ समझ में आ रही है, कितना आया ये 4 5 2 1 6 को किससे करना है हमें, 32 से। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 1 2, और 1 3, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, और 1 कितना हो गया 9 हो गया। फिर 3 से करो, 3 6 कितना होता है बताओ, 18,
और 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना 4, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 कितना 13। देखो जी 2 और 8 और 3 कितना हो गया 11, ये 9, ये 6, ये 14, ये 4 और ये 1, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसको 1 4 4 6 9 1 2, ये है। और नीचे देखो हमारे पास क्या है 10 की पावर 3 है और एक 10 की पावर 6 है। तो इसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट यहाँ होता है एक डिजिट के बाद, तो अभी पॉइंट यहाँ है, जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अगर ये 10 की पावर 6 है हमारा, ठीक है ना, वो देखो किस तरीके से कट जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड चलाऊँ 6 नंबर, ठीक है, तो 1.446912 इंटू में क्या करते हैं हम 10 की पावर, अगर देखो लेफ्ट साइड पॉइंट जाता है तो मैंने आपको बहुत बार बताया ये, लेफ्ट साइड जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है और राइट साइड जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है। जिसको नहीं पता ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम यहाँ से कितना जा रहे हैं, लेफ्ट 6 जा रहे हैं, तो 10 की पावर प्लस का 6। अगर यही चीज़ हम राइट में जा रहे होते तो यहाँ 10 की पावर -6 आता। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या, अपने आप इसको देख लो ना क्वेश्चन, अपने हाँ हैंड देख लो, अपना लेफ्ट इधर बन रहा है, राइट इधर, तो लेफ्ट इधर मतलब इधर जा रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। और नीचे देखो क्या था हमारे पास 10 की पावर 3 था और 10 की पावर 6 था, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसको देखो राउंड ऑफ करोगे आप तो 1.4 और ये 4 है, ये वाला 6 है, तो मतलब इसको मैं बढ़ा सकता हूँ एक नंबर, क्योंकि 5 से ये बड़ा है तो एक नंबर ये बढ़ा सकता हूँ पिछला राउंड ऑफ करने के लिए। और नीचे क्या था हमारा 10 की पावर 3 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 कूलम। चार्ज था ना तो कूलम में। बताओ कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पर देखो एक चीज़ और कर सकते थे कि 10 की पावर 6 में हटा देता तो ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाता, बात वही है, ठीक है ना, ये हटा देता तो ये यहाँ चला जाता। कैसे, ये मैं कह रहा हूँ, जैसे हम लिखते हैं 100.34, ठीक है, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ 100 यानी कि 10 की पावर 2। अब ऑब्वियस ही बात है, अब मैं यहाँ से पॉइंट इधर लेके जाऊँगा, या तो मैं 10 की पावर 2 यहाँ कर दूँ पॉइंट के लिए, मतलब ऐसे 100.34 करूँ। अगर 2 पॉइंट में लेफ्ट साइड लेके गया तो 10 की पावर प्लस में 2 और नीचे 10 की पावर 2, इस तरीके से कट जाएगा। नहीं तो आप अगर इसको डायरेक्ट आप सोच सकते थे कि भाई ये पॉइंट हटा के तो ये आया, तो ये हटाऊंगा तो पॉइंट वहीं चला जाएगा, तो 100.34, मतलब ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है कि डायरेक्ट ये पॉइंट ये भी हटा के हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, उतना ही पीछे जा सकते हैं। लेकिन चलो इतना दिमाग पे जोर देना नहीं है इन चीज़ों पे, ठीक है ना। आपको जो लेफ्ट राइट वाली कहानी बताई हुई है ना, बस वो कर लिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है जी। भाई बेसिक्स आया, बिल्कुल देखो बेसिक्स से आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि आपको ये ना रहे जो रहता है ना कि हमारा बेसिक तो बड़ा कमज़ोर है। बच्चों को ये शिकायत रहती है कि हमारा तो बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, तो उस चक्कर में पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा आपका, यहाँ तो बेसिक एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या तो फिर कोई बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नहीं छोड़ रहा, ताकि आपको मौका ना मिल जाए ना पढ़ने का, ठीक है ना। चलो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमें, कहते हैं व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब 5 भी निकालनी है, तो देखो यहीं पर करेंगे हम इसको। देखो ये तो नोट कर लोगे आप, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ चलते हैं, देखो ये तो आपके समझ में आ गई बात, ठीक। अब वो क्या कह रहा है आपको, फाई कह रहा है, तो फाई क्या होती है, फ्लक्स क्या होती है, Q/ε0 होती है। इसका जो हमारा बी पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। Q/ε0 होती है, तो Q तो हमारा ये निकला ही है, यहाँ रखो इसको 1.45 इंटू में 10 की पावर -3 और ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। तो ये देखो अगर हम ये देखें, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, या फिर इसका 100 नीचे लगाओ, इसका 100 ऊपर लगाओ, तो 100 से 100 कटेगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 9 आएगा, माइनस का 3 है, ऊपर जाके 12 क्या बन जाएगा, प्लस का, तो माइनस का 3 प्लस का 12 कितना होता है आपके पास 9 होता है। इस तरीके से आ जाएगा। आप देखो 5 का करते हैं इसमें, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 कितना आएगा अगेन 5 7 ज़ा 35, ठीक है। फिर इसको करो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा कितना हो गया 10 एंड 5 9 ज़ा 45। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो 2 9 और 1 7 7 है ना, डिवाइड करने में थोड़ा मुश्किल सा होगा, तो इस इधर से ना हम क्या करेंगे, एक 10 यहाँ ले लेंगे, तो ये 290 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा जब, और ये बच जाएगा 10 की पावर 8, ऐसा ही होगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं इसकी। तो देखो ज़रा यहाँ पर 290 177, देखो इसको मैं किस पे कर सकता हूँ, 177 को, ऑब्वियसली बात है ये 1 पे ही जाएगा अभी तो 177 कर लेते हैं। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ भी 1 बचा, ठीक है, 0 आएगा यहाँ, यहाँ लगेगा पॉइंट।
अब देखो जरा 177 को करो जरा, किससे कर सकते हो इसमें आप, 5 से करके देखें। चलो 5 से करते हैं। 5 7 था 35, 5 7 था 35 और 3 38, फिर 5 1 था 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और बढ़ा सकते हैं, चलो करते हैं। 7 7 था 49 और फिर 7 7 था 49 और 4 कितना होता है 53 और 7 1 था और ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, फिर 177 को 6 से करो, अभी तो ज़्यादा हो गया ना ये। ठीक है, तो ये मतलब ये बनेगा आपका। ठीक है, जो भी होगा ये मैंने जब 5 से कर लिया, खुद सोचा करो, टाइम बचाया करो। ये 7 से कर लिया, इसका मतलब 6 पे ही जाएगा, बीच के नंबर से ही जाएगा, तो ये 6 पे जाएगा, तो बस इतना बहुत है। तो इसको ऐसे कर लिया करो, 1.6 इंटू में 10 की पावर 8 बन गया ये हमारा। 5 है, 5 का बताओ जरा क्या यूनिट था हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे आया था 5, ऐसे तो ये भी था ना आपके पास ई ए, तो ई के थे न्यूटन कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वहाँ से बनाए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे। ठीक है जी, कर लोगे इसको, इसका भी आंसर चेक कर लो जरा। 1.22 है हमारा, 1.45 इंटू 10 की पावर -3 पहले निकला, ये वाला ए का निकला था, ये वाला हमारा बी पार्ट का निकल गया 1.6 इंटू में 10 की पावर 8। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी, करो इसको नोट और फिर हम करते हैं 1.23, करो इसको नोट। देखो जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.23। देखो इसमें क्या कहता है 1.23 में 23 देखो क्या कहता है, एन इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इन्फानाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, पहले तो याद रखो जो गोज लॉ की एप्लीकेशन थी फर्स्ट वाली थी इन्फानाइट वायर वाली। ठीक है ना, तो वही है इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस, यानी कि ई हमें गिवन है, इसमें कितना है वो 9 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। फिर क्या कहता है इसमें, एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है 2 सेंटीमीटर है, जो हम आर लेते थे उसमें। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी हमारे पास, लैम्डा थी। क्लियर है, और अगर हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि आर हमें दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, अगर याद है ना आपको, ऐसे किया था हमने कि ये ऐसे लाइन चार्ज डेंसिटी इस तरीके से, और यहाँ से हमने ले लिया था डिस्टेंस पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे ले लिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था इसमें, बताओ किस तरीके से किया था हमने, एक सिमिट्री बनाई हमने इस तरीके से, और इतना ही पॉइंट नीचे लिया हमने, इस तरीके से हमने वहाँ पर क्या बनाई थी बताओ, इस तरीके से ये सिलेंडर बनाया था और गॉसियन सरफेस था जो कि हमारा। ठीक है, तो वहाँ से जो वैल्यू आई थी हमारी वो क्या थी, ई इक्वल टू में लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाना है आपने, क्या लगाना है कि हम ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लैम्डा हमारा निकल जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सब की वैल्यू भी पुट कर देंगे और आर भी पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन खुद सोचो, अगर ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो मैं डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकता था, क्या 9 इंटू में 10 की पावर 9। बताओ कर सकता था कि नहीं ये, तो वही चीज़ हमें करनी है यहाँ पर। देखो कैसे, ई इज इक्वल टू में लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, अगर इसमें मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे 2 से ही डिवाइड कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, नीचे वाला तो 4 बन जाएगा और ऊपर ये 2 आ गया। तो देखो इससे हेल्प क्या होगी हमारी, ये है इधर 9 इंटू में 10 की पावर 4, ई की वैल्यू ये 2 हो गया और ये हो गया लैम्डा। अब क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू में 10 की पावर 9 होती है। आर हमारा 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2/100 हो जाएगा मीटर। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, ये 2 हो गया और 100 इसका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेशन, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ से देखो आप, ये वाला 9 इससे कटेगा, चलो मैं ईजी करके बताता हूँ। यहाँ पर ये लैम्डा यहीं रहने दिया हमने क्या किया, इस 2 से तो ये 2 कट गया, ये है इधर 9 इंटू में 10 की पावर 4 और ये वाली जो टर्म है नीचे आ जाएगी 9 इंटू में 10 की पावर 9 एंड ये हो गया हमारा 100। 9 से ये 9 कैंसिल हुआ और ये कितना बचा हमारे पास, देखो 10 की पावर 4 और -9 कितना हो गया, ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है ना, ऊपर गया ये माइनस का 9 तो ये कितना बना माइनस का 5 और ये कितना है हमारे पास, ये 100 है। ठीक है, तो ये 100 जो है अब हमारा, यानी कि 10 की पावर कितना है, ये 2 है, 10 की पावर ये 2 मान लूँ इसको, 10 की पावर ये -5, ये 10 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से देखो ये 10 की पावर -5 और ये 2 ऊपर जाके माइनस का 2, तो कितना बन जाएगा ये 10 की पावर -7 लैम्डा बन गया। और साथ ही इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास लैम्डा के, देखो लैम्डा वैसे क्या होता है आपका Q/L होता है, तो इसका यूनिट क्या बनेंगे, कूलम पर मीटर बनेंगे। ठीक है, तो ये आ गया कूलम पर मीटर लैम्डा आ गया। लेकिन अगर पीछे आंसर देखोगे ना इसका, वो ऐसे है 10 इंटू में 10 की पावर अगर -6 कर दूँ मैं ऐसे,
ठीक है, समझ रहे हो क्या किया मैंने यहाँ पर? ये 10 इंटू में 10 की पावर -6, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये माइनस का 1, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -6 क्या बन गया हमारा? माइक्रो कूलम पर मीटर। देखो इसको चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो देखो जी, ये हम यहाँ पर जब चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो पीछे जो लिखा हुआ है ना वो 10 माइक्रो कूलम पर मीटर लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। 10 की पावर -1, देखो ना ये -7 है ना, तो -7 को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, -1 -6, तो ये ऐड करेंगे तो माइनस का 7 बनता है। तो ये -1 यहाँ लिख दिया और -6 को मैंने माइक्रो लिख दिया। तो पीछे वाला जो है ये आंसर चेक कर लेना आप, ठीक है जी। तो 10 की पावर -1 में इस तरीके से आएगा, ना कि 10 माइक्रो कूलम पर मीटर आएगा, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आए तो फिर ये यहाँ तक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर ये पीछे आंसर देख के तो हमारा ये है, अब पेपर में तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ तक करना है कि यहाँ तक करना है। तो अगर बोर्ड का एग्जाम है तो हमारा यहाँ तक सफिशिएंट, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आगे सोचने की क्या करें। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर हम ध्यान रहता है कि ऐसे करना है तो ऐसे कर दो, नहीं ध्यान रहता तो यहाँ के भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आया समझ में? तो मेन कंसेप्ट यही था यहाँ पर कि 2 एप्सिलॉन नॉट था ना, इसको हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती, ठीक है। करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 1.24 क्वेश्चन। देखो 1.24 करना है हमें। देखो इसमें क्या कहता है आपको, कहता है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर हैं, ठीक है, और क्या है वो पैरेलल हैं। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन। देखो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं वो किस तरीके से वो कह रहा है, अगर आपको याद हो 2 थिन इन्फानाइट शीट वाला मैंने आपको जब करवाया था टॉपिक, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर अगर प्लस प्लस वाली कहानी है, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस वाली कहानी है, तो इसमें 3 रीजन बनते हैं, एक फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये तो पता है ना। ये शीट्स कैसे लगी हुई हैं, जैसे मान लो ये मेरे हाथ है ना, ये शीट्स हैं, तो एक शीट ऐसे लगी हुई है और एक शीट ऐसे लगी हुई है, ये है, ठीक है। तो 3 रीजन, एक इधर वाला हो गया लेफ्ट साइड वाला, एक मिडल वाला हो गया और एक थर्ड इधर वाला हो गया, ऐसे हैं ये शीट्स। क्लियर है? इतनी बात बताओ, तभी तो पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, अगर याद हो आपको, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो 0 बनता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है, यहाँ पर जो है सिर्फ वो कितना बनता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनता है। बताओ, तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है वो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। आउटर रीजन, अगर ये फर्स्ट प्लेट है तो आउटर रीजन में क्या बनेगा, इसका ए पार्ट में क्या आएगा, 0 बनेगा। बी पार्ट इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट ये है तो आउटर रीजन में क्या बनता है, ये भी 0 बनता है, ये हमें पता है क्योंकि, ठीक है ना, अगर आपने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये हमने किया था वहाँ पर एक स्पेशल केस में, ठीक है ना, जब हमने 2 थिन इन्फानाइट शीट के लिए किया था ना, तो उसमें ये केस किया था हमने, ठीक है, जब मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर की तरह ये बिहेव करता है, कैपेसिटर का केस होता है, ठीक है। फिर बिटवीन द प्लेट्स है, तो बिटवीन द प्लेट्स तो मैंने आपको बताया क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी। देखो सिग्मा हमें गिवन है, क्योंकि सिग्मा क्या है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वो दी हुई है उसमें कितनी, 17.0 इंटू में 10 की पावर -22, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। तो देखो जरा ये पॉइंट हटाओ या ना हटाओ, मैं इसको 17 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ 17 लिख सकता हूँ, क्योंकि 17.0 में पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा, तो ये 17 ही होता है। और 8.85 का मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ऊपर लगा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, पॉइंट हटाकर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये 10 की पावर -12 ऊपर जाके क्या बनेगा, प्लस का 12, तो कितना बच जाएगा, ये -10 बचेगा, ठीक है ना। तो ये बच गया 10 की पावर -10 बच गया। बताओ कोई दिक्कत, बताओ इतने में कोई दिक्कत, ऊपर जाके प्लस हो गया ना, तो ये -10 आ गया, -22 प्लस का 12 कितना होता है आपके पास, -10। अब क्या करो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से समझते हैं, इसको 5 से करो जरा कट, इसको करो जरा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर अगेन 3 बचा तो 5 7 ज़ा 35, ये करो जरा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इनको कर लो अगेन, डिवीजन ही कर लो इनकी। देखो जरा, अब ये वैसा सा ही कुछ बन रहा है जैसा हमने पहले किया 177 का। तो अगर इसको मैं 2 से करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ही करते हैं, 177। तो 10 में से 7 गया 3, इधर बचा 3, तो 13 में से 7 गया कितना होता है आपके पास, 6 होता है, और ये 2 में से 1 गया 1। तो देख लो ये कमी वैल्यू आ रही है ना इससे, तो इसका मतलब 1 से जाना था, 2 से तो जा ही नहीं सकता था। अगर 2 से जाना होता ना तो यहाँ वैल्यू ज़्यादा आती इससे, तो हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं 1 से, यानी कि ये तो रिमाइंडर ही ज़्यादा आ गया, तो यानी कि ये और नंबर से जा सकता था किसी, ठीक है।
तो ये 163 आया और फिर ये 0 लगाया हमने तो यहाँ पॉइंट आया। तो 177 को अब हम किससे कर सकते हैं, इसमें 8 से करके देखें। देखो 8 से करके देखते हैं। 8 7 ज़ा कितना होता है, बताओ जल्दी से, 56 और फिर 8 7 ज़ा 56 और 5 कितना हो गया 61, 8 1 ज़ा 8 और ये 6 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, क्या 9 पे भी जा सकता है क्या ये, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63 और 6 69 और ये 15, हाँ जी जा सकता है। तो बस सही है, 10 पे तो जाएगा ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो 1.9 आ रहा है तो बस हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं 1.9। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा यहाँ सर लिख के क्यों नहीं किया सॉल्व, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन में हम डिवीजन थोड़ी सीख रहे हैं, ये डिवीजन के नंबर नहीं मिल रहे यहाँ ये करने के, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखो, आप टाइम बचाओ ना, 9 हो गया तो बस करो बस सीधा उधर। तो ये 1.9 इंटू में 10 की पावर -10 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इसका आंसर भी चेक करो। देखो अगर आप बुक में देखोगे ना तो इसका पीछे जो आंसर है 1.9 लिखा हुआ है सी पार्ट का, ए और बी का तो 0 0 आ गया, सी में 1.9 लिखा हुआ है, 1.9 नहीं है, गलत है। तो क्या आएगा 1.9 इंटू में 10 की पावर -10 भी आएगा साथ में। क्लियर है, बताओ इतनी बात, ठीक है जी। तो ये अभी इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी आप लोगों को ही, है ना, कि सर लंबी वीडियो की बना दी इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो चलो अभी आप क्या करना, इतना कर लो रिवाइज जितना मैंने ये करवाया है। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, जो इस चैप्टर के NCERT के जितने भी रह गए हैं, एग्जाम्पल्स हों कोई या एक्सरसाइज का है, जो भी रह गया वो हम करेंगे। क्लियर है, कंप्लीट कर देंगे इसको चैप्टर को कल। ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा आपका, ना कोई टॉपिक, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई एग्जाम्पल, कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, कर लोगे जितना मैंने आज कराया इतना तो कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।